हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ मेवन एकेडमी। एससीजेड की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस एक्ट के फीचर्स क्या हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इस एक्ट को बनाने का रीज़न क्या था, और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशंस। एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, ये डेफिनेशंस थोड़ी सी डिफरेंट है जो हम जानते हैं। सर्विसेज की डेफिनेशन एज पर एससीजेड एक्ट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्या होती हैं एज पर एससीजेड एक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 बहुत ही छोटा सा एक्ट है ये। पूरे एक्ट को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। पूरे एक्ट में से 58 सेक्शंस हैं, 8 चैप्टर्स और 3 शेड्यूल्स। इन 58 सेक्शंस में से बस कुछ ही पढ़ने हैं। ये 8 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 एंड 2। अभी हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेक्शन 3 टू सेक्शन 7। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक एससीजेड कौन एस्टैब्लिश कर सकता है और कैसे। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एससीजेड एस्टैब्लिश करे तो प्रोसीजर अलग होगा, और अगर स्टेट गवर्नमेंट एससीजेड एस्टैब्लिश करे तो प्रोसीजर अलग होगा, और अगर कोई इंडिविजुअल करना चाहे तो। चैप्टर 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल, सेक्शन 8 टू सेक्शन 10। हम डिस्कस करेंगे बोर्ड ऑफ अप्रूवल क्या होता है और इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, बोर्ड की ड्यूटीज, पावर्स एंड फंक्शंस। चैप्टर 4 डेवलपमेंट कमिश्नर, सेक्शन 11 एंड 12। डेवलपमेंट कमिश्नर कौन होता है, डेवलपमेंट कमिश्नर के फंक्शंस क्या होते हैं। चैप्टर 5 सिंगल विंडो क्लियरेंस, सेक्शन 13 से सेक्शन 25। देखेंगे अप्रूवल कमेटी ये कैसे बनती है और इसके पावर्स और फंक्शंस क्या होते हैं। एक यूनिट कैसे सेटअप किया जा सकता है, किसका अप्रूवल चाहिए, किस वजह से एंटरप्रेन्योर को दिया हुआ लेटर ऑफ अप्रूवल कैंसिल हो सकता है। एक ऑफशोर बैंकिंग यूनिट कैसे सेटअप किया जा सकता है और वो कैसे ऑपरेट करेगा। एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर कैसे सेटअप किया जा सकता है। इस चैप्टर के सेक्शन 20, 21, 22 की डेट ऑफ कमेंसमेंट है 13 जनवरी 2010। चैप्टर 6 स्पेशल फिस्कल प्रोविजंस फॉर एसईजेड, सेक्शन 26 टू सेक्शन 30। चैप्टर 7 एसईजेड अथॉरिटी, सेक्शन 31 टू सेक्शन 41। इस चैप्टर की डेट ऑफ कमेंसमेंट है 1 अक्टूबर 2008। स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी ये कैसे बनती है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। एसईजेड अथॉरिटी की क्या ड्यूटी होती है रिगार्डिंग रिटर्न्स एंड रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। चैप्टर 8 मिसलेनियस, सेक्शन 42 टू सेक्शन 58। अगर कोई डिस्प्यूट हुआ दो एंटरप्रेन्योर्स के बीच, दो डेवलपर्स या एंटरप्रेन्योर और डेवलपर के बीच, तो कैसे सुलझाएंगे। लिमिटेशन के प्रोविजंस, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर और स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स। इस एक्ट का नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट है 10 फरवरी 2006। चैप्टर 7 की डेट ऑफ कमेंसमेंट है 1 अक्टूबर 2008। चैप्टर 5 के सेक्शन 20, 21, 22 की डेट ऑफ कमेंसमेंट है 13 जनवरी 2010। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट है टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एसईजेड फॉर प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। एसईजेड के एस्टेब्लिशमेंट, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के लिए ये एक्ट बना, एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए, एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। इस एक्ट के खास फीचर्स हैं, मतलब एससीजेड किन किन चीज़ों से डील करता है। एससीजेड इस्टेब्लिश करने और उसमें यूनिट सेटअप करने से रिलेटेड मैटर्स, जिसमें रिक्वायरमेंट्स, ऑब्लिगेशंस और एंटाइटलमेंट्स इंक्लूडेड हैं। एससीजेड में ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में यूनिट सेटअप करने की ज़रूरतों से रिलेटेड मैटर्स, जिसमें ऐसे यूनिट्स के ऑपरेशन को कंट्रोल करने वाला फिस्कल रिजीम भी इंक्लूडेड है। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट मतलब ब्रांच ऑफ बैंकिंग एससीजेड
अगर किसी बैंक की ब्रांच SEZ एरिया में हो तो वो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट कहलाती है, मतलब भारत से बाहर। SEZ को फॉरेन टेरिटरी माना जाता है। पटेल नगर में हो, लोधी रोड में हो, मतलब DTL में कहीं भी हो तो नॉर्मल ब्रांच कहलाती है। SEZ के डेवलपर्स और वहां सेटअप होने वाली यूनिट के लिए फिस्कल रिजीम। जोन लेवल पर सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म। हर SEZ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अथॉरिटी बनाना ताकि ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मिल सके। SEZ में हुए नोटिफाइड ऑफेंसेस की स्पीडी ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स और सिंगल एनफोर्समेंट एजेंसी बनाना। लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे स्पेशल ड्यूटी फ्री इनक्लेव हैं जिन्हें ट्रेड ड्यूटीज और टैरिफ के पर्पसेस के लिए फॉरेन टेरिटरी माना जाता है। इनका पर्पस एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां एक्सपोर्ट हाउसेस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, गुड्स बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। उनको प्रमोट करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज कंसिडर्ड एज फॉरेन टेरिटरी। आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कुछ भी इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो जीरो इंपोर्ट ड्यूटी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कुछ बनाकर इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो जीरो एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो जीरो इंपोर्ट ड्यूटी एंड जीरो एक्सपोर्ट ड्यूटी। गवर्नमेंट का मेन पर्पस होता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन से सारा का सारा गुड्स एक्सपोर्ट किया जाए। जब भी हमको कोई भी एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा क्या है कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाए और वहां जाके अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें। SEZ भारत का हिस्सा है, उससे इकोनॉमिकली इंडिया का पार्ट नहीं माना जाता। एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई है उसे देखते हैं। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ZA, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब है हर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो नोटिफाई किया गया है अंडर प्रोविजन 2 सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 4 सबसेक्शन 1। फ्री ट्रेड एंड वेयरहाउसिंग जोन भी इंक्लूडेड है एंड इट इंक्लूड्स एन एग्जिस्टिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एक्ट आने से पहले भी SEZ थे, वो भी इसमें कवर होते हैं। DTA की डेफिनेशन देख लेते हैं। कंसिडर इंडिया एज अ होल। अभी हमने देखा कि SEZ को फॉरेन टेरिटरी कंसिडर किया जाता है फॉर ट्रेड ड्यूटीज एंड टैरिफ पर्पसेस। SEZ भारत का ही हिस्सा है, इसे इकोनॉमिकली इंडिया का पार्ट नहीं माना जाता। पूरे इंडिया में से SEZ को निकाल दें तो जो इंडिया का बाकी हिस्सा है उसे कहते हैं डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। अगर कोई भी जगह है जहां SEZ है तो SEZ के अलावा वाली जगह को बोलेंगे डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, शॉर्ट में DTA। DTA की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज I में दी गई है। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया मीन्स द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द territorial waters and continental shelf but does not include the areas of special economic zones. DTA से SEZ एरिया में जाने वाले गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट माना जाएगा। जनरली इसे डीम्ड एक्सपोर्ट कहते हैं। SEZ एरिया से DTA में आने वाले गुड्स को ऐसा माना जाएगा मानो उनको इंपोर्ट किया जा रहा हो, इसलिए इसे डीम्ड इंपोर्ट कहते हैं। लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट। यहाँ पर एक्सपोर्ट की डेफिनेशन वो नहीं है जो आप और मैं हमेशा से पढ़ते रहे हैं। 4 तरीके के एक्सपोर्ट होते हैं यहाँ पर। फर्स्ट है जब कोई गुड्स इंडिया के SEZ से इंडिया के बाहर अगर जाते हैं तो वो एक्सपोर्ट हो गया। इट्स सिंपल, एक कॉमन डेफिनेशन है एक्सपोर्ट की। सेकेंड है अकॉर्डिंग टू दिस SEZ एक्ट अगर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया DTA से गुड्स SEZ में जा रहे हैं तो उसको भी बोला जाएगा एक्सपोर्ट है। इसको बोलते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट। दिल्ली डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में आती है। पूरे इंडिया में से SEZ निकाल दो तो सब DTA है। दिल्ली DTA है। आप लक्ष्मी नगर में बैठे हो दिल्ली में और यहाँ से गुड्स नोएडा SEZ में जा रही है तो वो भी एक्सपोर्ट है। थर्ड है अगर एक SEZ के अंदर से एक यूनिट से दूसरी यूनिट में गुड्स जा रही हैं विद इन सेम SEZ तो उसको भी एक्सपोर्ट बोला जाएगा। गुड्स SEZ के अंदर ही हैं, SEZ से बाहर भी नहीं निकली हैं, उसको भी एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा। आई नो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये अलग है। फोर्थ है अगर एक SEZ से दूसरे SEZ में गुड्स जा रही हैं तो उसको भी एक्सपोर्ट बोला जाएगा। अगर एक SEZ के एक यूनिट से दूसरे SEZ के यूनिट में गुड्स जा रहे हैं तो उसको भी एक्सपोर्ट बोला जाएगा। नोएडा के SEZ से गुड़गांव के SEZ में जो गुड्स जा रहे हैं वो एक्सपोर्ट माना जाएगा। अब डेफिनेशन देख लेते हैं जो एक्ट में दी गई है।
एक्सपोर्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज एम में दी गई है। एक्सपोर्ट मीन्स taking goods or providing services out of India from a SEZ by land, sea or air or by any other mode, whether physical or otherwise. ये फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सपोर्ट है जो अभी डिस्कस किया था। सप्लाइंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज फ्रॉम द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया टू अ यूनिट और डेवलपर, ये सेकेंड टाइप ऑफ एक्सपोर्ट्स है जो अभी डिस्कस किया था। Third is supplying goods or providing services from one unit to another unit or developer in the same or different special economic zone. ये थर्ड एंड फोर्थ टाइप ऑफ एक्सपोर्ट्स है जो अभी डिस्कस किया था। अब इंपोर्ट की डेफिनेशन देखते हैं। इंपोर्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज ओ में दी गई है। इंपोर्ट मीन्स bringing goods or receiving services in a SEZ by a unit or developer from a place outside India by land, sea or air or by any other mode, whether physical or otherwise. अगर एक SEZ में कोई यूनिट और डेवलपर इंडिया के बाहर किसी प्लेस से गुड्स लेकर आए या सर्विसेज रिसीव करे बाय लैंड, सी और एयर और बाय एनी अदर मोड, तो उसे इंपोर्ट माना जाएगा। Receiving goods or services by a unit or developer from another unit or developer of the same SEZ or a different SEZ. अगर एक यूनिट और डेवलपर उसी SEZ या किसी और SEZ के किसी और यूनिट और डेवलपर से गुड्स या सर्विसेज रिसीव करता है तो उसे इंपोर्ट माना जाएगा। एक SEZ में बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है सर्विसेज। सर्विसेज की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज जेड में दी गई है। डेफिनेशन से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। 15 अप्रैल 1994 को मोरक्को के माराकेश में 123 नेशंस ने साइन किया एक ट्रीटी पर, और इस ट्रीटी ने फॉर्मली WTO एस्टैब्लिश किया। इसे माराकेश एग्रीमेंट कहते हैं। माराकेश इज लोकेटेड इन मोरक्को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO was established on 1st January 1995 following the Marrakesh Agreement, replacing the General Agreement on Tariffs and Trade. अब सर्विस की डेफिनेशन देखते हैं। सर्विसेज मतलब ऐसी ट्रेडेबल सर्विसेज जो 15 अप्रैल 1994 को माराकेश में कंक्लूडेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की एस्टैब्लिशमेंट करने वाले एग्रीमेंट के साथ एनेक्स्चर IV के फॉर्म में जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज के अंडर आती है। I hope it's clear. Second is may be prescribed by the central government for the purposes of this act. And third is earn foreign exchange, ऐसी tradable services जो foreign exchange earn करें। नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज P में दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मींस इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर फैसिलिटीज जो कि SEZ की डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है, और सच अदर फैसिलिटीज विच में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।